गरीबी के किनारों से एक फाउंडर का बनना। हारुकिची यामागुची 1881 में आवाजी आइलैंड पर पैदा हुए थे। उनका परिवार गरीब मछुआरे थे जो रोजाना स्ट्रगल करते थे। मेइजी एरा के दौरान जापान तेजी से बदल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पुरानी परंपराओं की जगह ले रहा था। हारुकिची समेत कई लोगों को अडेप्ट करना मुश्किल लग रहा था। समुंदर किनारे की जिंदगी ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल थी। हारुकिची अपने पिता जैसी जिंदगी नहीं चाहते थे। उन्होंने फिशिंग से दूर एक अलग रास्ते का सपना देखा था। इसी इच्छा ने उन्हें कहीं और अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए मजबूर किया। कोबे, एक मेजर पोर्ट सिटी, उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। शहर एक्टिविटी से गुलजार था, काम और किस्मत का वादा करता हुआ। हारुकिची को कोबे की एनर्जी ने खींचा और वो अपनी किस्मत आजमाने वहां चले गए। 20वीं सदी की शुरुआत जापान में उथल पुथल का समय था। हवा में नेशनल एम्बिशन तो था, लेकिन अंदर ही अंदर सोशल अनरेस्ट भी सुलग रहा था। बदलावों की वजह से कई लोग बेघर हो गए थे, जिससे माहौल वॉलेटाइल हो गया था। हारुकिची ने इस दुनिया में कदम रखा, हर चीज के लिए तैयार। वो जल्द ही अपनी खुद की लेजेंड बनाने वाले थे। करीब 1915 में कोबे के बस्टलिंग पोर्ट पर हारुकिची यामागुची ने अपना डिसाइसिव कदम उठाया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स, ज्यादातर डॉक वर्कर्स, को इकट्ठा करना शुरू किया। इन आदमियों को एक मजबूत डिसाइसिव लीडरशिप की जरूरत थी, जो हारुकिची ने दी। ये यामागुची गुमी की शुरुआत थी। उनके शुरुआती ऑपरेशंस बहुत बेसिक थे, जिनका फोकस लेबर डिस्पैच सर्विसेज और सिक्योरिटी रोल्स पर था। इससे उन्हें कोबे के पोर्ट एरिया में कंट्रोल मिल गया। इस स्टेज पर वो पूरी तरह से क्राइम सिंडिकेट नहीं थे, लेकिन इसके बीज बोए जा रहे थे। उनका इन्फ्लुएंस जड़ें जमाने लगा और लेजिटिमेट काम और क्राइम के बीच की लकीरें धुंधली होने लगी। प्रोटेक्शन रैकेट्स शुरू हो गए, जिसमें लोकल बिजनेसेस गारंटीड सेफ्टी के लिए पैसे देते थे। गैम्बलिंग डेंस खुलने लगे जो इलिसिट एंटरटेनमेंट देते थे। ये वेंचर्स बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुए और गैंग की पावर बढ़ती गई। लॉयल्टी सबसे अहम थी, जिसमें सिस्टम सेंट्रल था। ये पिता बच्चे जैसा रिश्ता ओयाबुन के प्रति पूरी ओबीडियंस की मांग करता था। रस्म, जिसमें साके शेयर किया जाता था, लॉयल्टी के इन एटवट बंधनों को पक्का करती थी। ये एक कोर याकुजा ट्रेडिशन थी, जिसे यामागुची ने अपने ग्रुप के लिए अपनाया था। हारुकिची यामागुची आखिरकार हट गए और उनके बेटे नोबोरू ने उनकी जगह ली। नोबोरू की लीडरशिप ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि उनकी जल्दी मौत हो गई। तीसरे लीडर काजुओ ताओका पिवटल साबित हुए। ताओका विजन और रूथलेसनेस वाले इंसान थे, जिन्होंने यामागुची गुमी को पूरी तरह बदल दिया। एक लोकल गैंग से वो एक नेशनल पावर हाउस बन गए। ताओका का राज 1946 में पोस्ट वॉर जापान में शुरू हुआ। उन्होंने केओस में अपॉर्चुनिटी देखी और एग्रेसिव एक्सपेंशन किया। गैंग कोबे से आगे बढ़कर पहले ओसाका, फिर पूरे जापान में फैल गया। 1960s तक उनकी पावर अपने जीनित पर पहुंच गई। उनका कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट समेत कई इंडस्ट्रीज पर दबदबा था। गैम्बलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उनका बोलबाला था। उनका इन्फ्लुएंस जापानीज पॉलिटिक्स तक फैला, पॉलिटिशियंस को फंड करके और इलेक्शंस पर असर डालकर। जापानीज एलीट के कुछ लोगों के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता बन गया, जिसमें पुलिस फोर्स के कुछ लोग भी शामिल थे। इस दुनिया में पैसे और पावर की ही चलती थी। याकुजा का जापान में एक अजीब फैसिनेशन था। उन्हें खतरनाक क्रिमिनल्स और मॉडर्न फोल्क हीरोज दोनों तरह से देखा जाता था। ये कॉन्ट्रडिक्टरी परसेप्शन बना रहा, खासकर मीडिया के जरिए। बुक्स, मैगजीन्स और मूवीज ने उनकी इमेज बनाई। जापानीज सिनेमा का गैंगस्टर्स के साथ एक लंबा लव अफेयर रहा है, खासकर जॉनर के साथ। ये शिवलरी फिल्म्स याकुजा को ऑनरेबल आउटलॉज के तौर पर दिखाती थीं, जो आम लोगों की रक्षा करते थे। ये रोमांटिसाइज्ड नजरिया पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन इससे टिकट्स बिकती थीं और मिट्स बनते थे। एक नया जॉनर सामने आया, जिसका मकसद ज्यादा ग्रिटी और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल करना था। इन फिल्म्स में गैंग लाइफ की ब्रूटल वायलेंस, धोखेबाजी और पावर स्ट्रगल्स दिखाए जाते थे। फिर भी रोमांटिक इमेज बनी रही। यामागुची गुमी इस डायनामिक को समझती थी और कभी-कभी जानबूझकर इसे बढ़ावा भी देती थी। टैलेंट एजेंसीज और मूवी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उनके डायरेक्ट कनेक्शंस थे। इससे उन्हें अपना नैरेटिव गढ़ने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद मिली। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान एक ऑक्युपाइड देश था जो उथल पुथल में था। पुराना सिस्टम ढह चुका था, जिससे एक पावर वैक्यूम बन गया था। यामागुची गुमी दूसरे याकुजा ग्रुप्स के साथ आगे आई और एक तरह का रफ ऑर्डर कायम किया।
उन्होंने हालात का फायदा उठाया। पोस्ट वॉर जापान में ब्लैक मार्केट्स फल फूल रहे थे। रिकंस्ट्रक्शन के दौर ने लेजिटिमेट और इलिसिट फायदों के कई मौके दिए। इस दौरान याकूजा और मजबूत और अमीर हो गए। कोल्ड वॉर का साया मंडरा रहा था और अमेरिका को कम्युनिज्म के खिलाफ सपोर्ट चाहिए था। कुछ याकूजा ग्रुप्स, जिनमें यामागुची गुमी भी शामिल थी, काम के साबित हुए। वे एंटी कम्युनिस्ट थे और उनके पास काफी स्ट्रीट मसल थी। इसे लेबर स्ट्राइक्स को तोड़ने या लेफ्टिस्ट ग्रुप्स को डराने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता था। CIA लिंक्स की क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि याकूजा ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स को दबाने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए किया गया। योशियो कोडमा एक की फिगर थे जो याकूजा, राइट विंग पॉलिटिशियंस और US इंटेलिजेंस के बीच पुल का काम करते थे। नेसेसरी इविल भी माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।